अब बच्चों हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं या उनकी टाइप्स कितनी है ना। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जो फर्स्ट वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। यानी जो क्वांटिटी मेजर हो सकती हैं एक्यूरेटली वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि फिज़िक्स में हम लोगों ने जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन एक्यूरेटली मेजर के साथ मैंने नीचे एक और लाइन भी लिखी है, एंड है फिज़िकल सिग्निफिकेंस। क्योंकि जब ये एमसीक्यू आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो ए ऑप्शन लिखा होता है एक्यूरेटली मेजर, और बी ऑप्शन लिखा होता है फिज़िकल सिग्निफिकेंस, और सी ऑप्शन में लिखा होता है बोथ ए एंड बी। तो उसका ऑप्शन फिर बोथ एंड बी बनेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे जल्दी में इसको सिर्फ एक्यूरेटली मेजर ही चूज़ कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन बच्चों बोथ एंड बी बनेगा। तो उस फिज़िकल क्वांटिटी को एक तो एक्यूरेटली मेजर भी किया जाना चाहिए, और सेकेंडली उसकी फ़िज़िकल क्या होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस भी होगी। तो तब हम उस क्वांटिटी को नाम देंगे कि वो कौन सी क्वांटिटी है, फ़िज़िकल क्वांटिटी है। फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, जिस तरह आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो था, हम कहते हैं एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मेजर तो कर सकते हैं और उसकी यूनिट भी हमें पता है मीटर सेकंड बनती है। लेकिन एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अभी तक किसी फिज़िकल क्वांटिटी के इक्वल नहीं है। अब एरिया अंडर डीटी ग्राफ, जिसके हमें यूनिट भी पता है मीटर सेकंड है, हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उस फिज़िकल क्वांटिटी का किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी के साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं किया गया। तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको मेजर तो किया जा सकता है, लेकिन उनका बाकी फ़िज़िकल क्वांटिटी के साथ अभी तक लिंक एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं कि उनकी क्या चीज़ नहीं है, फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए जब हमारा एमसीक्यू आता है एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हम ऑप्शन में अगर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ डिफरेंट के नाम लिखे हों तो हम नन ऑप्शन चूज़ कर देते हैं, क्योंकि एरिया अंडर डीटी ग्राफ की क्या नहीं है, अभी तक फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मीन उसका किसी दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी के साथ लिंक अभी तक डेवलप नहीं हुआ हुआ। इसलिए जब बच्चों एमसीक्यूज़ आता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो आप लोगों ने एक्यूरेटली मेजर के साथ साथ क्या वर्ड चूज़ करना है, फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस चूज़ करना है। अब अगर अगेन आपका जनरल एमसीक्यूज़ आता है, जिस तरह आपके एमडी कैट के एक पेपर में भी एमसीक्यूज़ आया हुआ है, ईटा के भी पेपर में एक दफ़ा ये एमसीक्यूज़ आया हुआ है कि टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी अगर आपसे पूछता है, तो आप लोगों ने याद रखना उसका 2 टाइप्स आप चूज़ करेंगे। अगर जनरल एमसीक्यूज़ आ जाता है कि टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, तो आप लोगों ने 2 ऑप्शन चूज़ करना है। उसमें आपका से एक बेस क्वांटिटीज़ हैं और दूसरी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ का हम डिफ़ाइन करना आपको ऑलरेडी आइडिया है। बेस क्वांटिटीज़ का काम क्या होता है, यूज़ टू डिफ़ाइन अदर क्वांटिटीज़, यानी जो बाकी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती हैं उनको हम बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। और बेस क्वांटिटीज़ की जो अगर पूछता है कि नंबर ऑफ़ बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं, तो हम कहते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं उनका अगर नंबर पूछता है कि नंबर ऑफ़ बेस क्वांटिटीज़ कितनी है, तो हम 7 कहेंगे कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। वो अब सबको याद भी हैं, लेंथ, मास, टाइम वगैरह जो हैं, तो वो 7 जो है वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हम ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं विच आर डिफ़ाइन की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, यानी जिन क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। और अगर आपसे पूछता है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, तो आप लोगों ने वर्ड चूज़ करना है वेरी लार्ज नंबर, यानी जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में अगर पूछता है तादाद के बारे में, तो आप वर्ड क्या चूज़ करेंगे, वेरी लार्ज नंबर चूज़ करेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स आइडियाज़ आप लोगों ने याद रखने हैं। फर्दर आगे मूव करते हैं। अब सिस्टम इंटरनेशनल को हम देखते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल आप लोगों ने याद रखना है डेवलप हुआ था 1960 के अंदर। तो एमसीक्यूज़ आप लोगों ने याद रखना है कि सिस्टम इंटरनेशनल डेवलप हुआ था 1960 के अंदर। अब मैंने एक सिस्टम इंटरनेशनल के लिए एमसीक्यूज़ लिखा है। अगर पूछते हैं इन सिस्टम इंटरनेशनल नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी हैं, तो देखें जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसमें अगर वो नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करता है, एक वर्ड नंबर यूज़ हो सकता है, या इस नंबर की बजाय एक और वर्ड यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइप्स या काइंड्स कितनी हैं। ये जो बच्चे अभी हम लोगों ने ऊपर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स लिखी है ना, ये इसकी 2 जनरल टाइप्स हैं। अभी वो बात कर रहे हैं कि इन सिस्टम इंटरनेशनल अगर टाइप्स या काइंड्स पूछता है तो फिर ऑप्शन डिफरेंट होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपसे इन सिस्टम इंटरनेशनल नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ पूछेगा, तो आप लोगों ने ऑप्शन वेरी लार्ज नंबर चूज़ करना है, यानी इसका ऑप्शन डेल्टा होगा।
यानी अगर नंबर ऑफ़ फिजिकल क्वांटिटीज़ पूछेगा तो आप लोगों ने ऑप्शन क्या चूज़ करना है, वेरी लार्ज नंबर। लेकिन अगर ये एमसीक्यूज यूँ आ जाए, इन सिस्टम इंटरनेशनल टाइप्स या काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाए, तो फिर आप लोगों ने इसका ऑप्शन 2 चूज़ आप नहीं करेंगे, अब आप लोगों ने इसका ऑप्शन 3 चूज़ करना है। तो ये डिफरेंस क्लियर रखना है। अगर जनरल एमसीक्यूज आ जाए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, आप 2 ऑप्शन चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आ जाए इन सिस्टम इंटरनेशनल टाइप्स या काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी हैं, तो फिर आप लोगों ने याद रखना है, फिर आपका ऑप्शन 3 होगा, यानी फिर आप लोगों ने 3 चूज़ करना है, तो देन आपका ऑप्शन ए बन सकता है। तो नंबर ऑफ़ फिजिकल क्वांटिटीज़ पूछे तो ऑप्शन वेरी लार्ज नंबर आप चूज़ करेंगे। अगर इस नंबर की जगह पर टाइप्स या काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पूछे तो फिर 3 होंगी। तो थर्ड कौन सी एक्स्ट्रा आ गई है ना, पहले तो हम लोगों ने 2 ही पढ़ी हुई हैं, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। असल में जब सिस्टम इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस हुआ है तो उन्होंने एक थर्ड काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ भी ऐड की हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक जो रॉन्ग कंसेप्ट बना हुआ है, लोग उन फिजिकल क्वांटिटी को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कह देते हैं। आप बच्चे अपनी पंजाब की टेक्स्ट बुक रीड करें या आप लोग जो है वो अपनी केपीके की टेक्स्ट बुक रीड करते हैं, तो वहाँ से आप लोग देखिएगा हमारी दोनों बुक्स के अंदर किसी भी जगह पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वर्ड यूज़ नहीं हो रहा। तो एक रॉन्ग वर्ड जो लोग यूज़ करते हैं कि थर्ड काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं, हमारी बुक्स के अंदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वर्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ। तो जो 3 काइंड्स बनती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, फर्स्ट काइंड बेस क्वांटिटीज़ हैं, दूसरी काइंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, और जो तीसरी उसकी टाइप बनेगी दे आर नेम्ड एज प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। उनको हम बोल देते हैं प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। चलिए ये बात अब आपको क्लियर होगी कि ये जो आपका आइडिया है ये आप लोगों ने सही तरह वर्ड याद रखना है कि हमारी बुक में जो थर्ड काइंड है उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वर्ड बुक्स में नहीं लिखा हुआ। बुक में उन थर्ड काइंड के लिए जो वर्ड लिखा हुआ है वो प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ है। तो अब आपको समझ आ गया है कि सिस्टम इंटरनेशनल में टाइप्स जो बनेगी वो 3 टाइप्स होंगी। जनरली पूछेगा 2, सिस्टम इंटरनेशनल में टाइप्स या काइंड्स पूछेगा तो 3 होगा। और थर्ड में जो कन्फ्यूजन थी, इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ नहीं कहते क्योंकि बुक्स में वर्ड है ही नहीं। बुक में वर्ड फिर क्या यूज़ हो रहा है, बुक्स में वर्ड यूज़ हो रहा है, उनको प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर आएगा तो आप लोगों ने डेल्टा ऑप्शन सीख लिया। टाइप्स या काइंड अगर इसकी जगह पर आ जाएगा सिस्टम इंटरनेशनल में तो फिर ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। या अगर आपका ये एमसीक्यू आ जाए, इन सिस्टम इंटरनेशनल नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आ जाए, यानी इस फिजिकल के बजाय ये वर्ड यूज़ हो जाए नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज़। इन सिस्टम इंटरनेशनल नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर, तो बेस क्वांटिटीज़ हमें पता है कितनी रहेंगी, 7 ही रहेंगी। तो अगर ये एमसीक्यू आता है इन सिस्टम इंटरनेशनल नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर, तो फिर ऑप्शन आपका क्या बनेगा, 7 होगा, 2 बच गए। और अगर आपका यू एमसीक्यू आ जाए, इन सिस्टम इंटरनेशनल नंबर ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ आ जाए, यानी इन सिस्टम इंटरनेशनल नंबर ऑफ क्या वर्ड यूज़ है, प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ आ जाए, तो वो भी हम पढ़ेंगे प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ 2 होती हैं। यानी सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर अगर आपसे पूछे ना प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ कितनी हैं, तो वो बच्चे कितनी क्वांटिटीज़ होंगी, 2 क्वांटिटीज़ होंगी। और आखिरी एमसीक्यू अगर आपका यूँ आ जाए कि इन सिस्टम इंटरनेशनल नंबर ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ अगर आपसे पूछ ले, सिस्टम इंटरनेशनल में नंबर ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ अगर ऑप्शन पूछ लेता है तो फिर भी ऑप्शन आप क्या चूज़ करेंगे, वेरी लार्ज नंबर आप लोगों ने चूज़ करना है। तो देखिए इस सेम एमसीक्यूज़ में अगर आप बच्चों एक एक वर्ड चेंज करते जाते हो तो उससे बहुत सारे आपके एमसीक्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। खैर हमारी सारी बात की समरी ये थी कि सिस्टम इंटरनेशनल ने एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवा दी थी बेस क्वांटिटीज़, और किसके साथ साथ ड्राइव्ड क्वांटिटी के साथ, और थर्ड क्वांटिटी उसको हम लोग नाम दे रहे थे प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। तो अब बच्चे समरी ये है कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसमें 3 काइंड्स या टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके नाम अभी हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल में अगर आपसे यूनिट्स की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल में 3 टाइप्स ऑफ मेजर यूनिट्स बनेगी। एक बेस यूनिट्स होंगी, एक ड्राइव्ड यूनिट्स होंगी, और एक आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगी। यानी सिस्टम इंटरनेशनल में अगर हम यूनिट्स की टाइप्स की बात करते हैं तो 3 मेजर टाइप्स की यूनिट्स बनेगी। एक बेस यूनिट्स कौन सी होंगी, फिर जो बेस क्वांटिटी की यूनिट होगी उसे बेस यूनिट बोलेंगे, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। और जो बच्चों प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी उसे हम
सप्लीमेंट्री यूनिट कहेंगे। तो असल में हमारी बुक में जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं बल्कि सप्लीमेंट्री यूनिट यूज़ हो रहा है। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम ये कहते हैं कि यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, यानी जो प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ होंगी उनकी यूनिट्स को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम देंगे। अब बच्चों हम एक छोटा सा एमसीक्यू देखते हैं जो बेस क्वांटिटीज़ के बारे में है। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस क्वांटिटी। इसका मतलब किसने पूछा है कौन सी बेस क्वांटिटी नहीं है। ए ऑप्शन मोल है, फिर करंट है, फिर टेम्परेचर है। हमें पता है कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन उसने इसमें पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सी बेस क्वांटिटी नहीं है। तो कुछ बच्चे जल्दी से इसका ऑप्शन डेल्टा चूज़ कर देते हैं कि उनको लगता है कि ये जो सारी लिखी हुई हैं ये सारी तो बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसमें बच्चे आप लोगों ने ख्याल ये रखना है मोल जो है ना वो बेस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि मोल क्या चीज़ है, बेस यूनिट है। तो ये समटाइम आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप यूनिट और क्वांटिटी को जल्दी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो याद रखना है मोल इज़ नॉट अ बेस क्वांटिटी। मोल क्या चीज़ है, बेस यूनिट है। और मोल की जो क्वांटिटी बनती है, यानी मोल तो यूनिट है और इसकी जो बेस क्वांटिटी होती है उस बेस क्वांटिटी को हम नाम दे रहे होते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। तो मेरा ख्याल आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा, क्योंकि जब ये एमसीक्यू आता है तो ज़्यादातर बच्चे बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी को सोचकर ऑप्शन डेल्टा चूज़ कर देते हैं। लेकिन ये जब एमसीक्यूज आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो फिर बेस और ड्राइव्ड की बजाय ज़्यादातर वर्ड जो पूछता है वो बेस क्वांटिटी और बेस यूनिट को कन्फ्यूज़ आपको करेगा। तो मेरा ख्याल अब आपको इस पॉइंट का आइडिया हो चुका होगा। तब अगर पूछता है इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटी नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा, अल्फ़ा ऑप्शन होगा, क्योंकि अल्फ़ा बेस क्वांटिटी नहीं है बल्कि बेस यूनिट है। और मोल की जो बेस क्वांटिटी बनती है उसे हम अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। एक और बहुत सिंपल सा और अच्छा एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। पूछ रहे हैं बताएं इसमें से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी है ना, रेडियन है, स्टी रेडियन है, प्लेन एंगल है। तो अक्सर बच्चे इसको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी बुक के अंदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वर्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ। तो अब जब हमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है तो हम तो ये बोलेंगे कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ नॉट एग्जिस्ट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर ये एमसीक्यू होता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो फिर तो ऑप्शन आप नॉट एग्जिस्ट चूज़ करेंगे। लेकिन अगर इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बजाय आपका ये एमसीक्यू आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री यूनिट, इनमें सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी है, तो फिर आप लोगों को पता है बोथ ए एंड बी होंगे, ये दोनों ऑप्शन होगा ना। रेडियन भी सप्लीमेंट्री यूनिट है और स्टीरेडियन भी सप्लीमेंट्री के यूनिट है। तो अब हम आगे चलते हैं इस चीज़ को। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की अभी हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी थी, और वो जो 2 टाइप्स बनती हैं उनमें से एक को प्लेन एंगल कहते हैं, एक को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ये भी कुछ बच्चे जल्दी में रॉन्ग लिखते हैं इस बात को भी। जब पूछा जाता है ना कि ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की कौन सी टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की, तो वो इसके ऑप्शन में रेडियन और स्टीरेडियन चूज़ कर लेते हैं। तो रेडियन और स्टीरेडियन जो हैं वो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स नहीं हैं, बल्कि रेडियन और स्टीरेडियन खुद यूनिट्स हैं। यानी आप कह सकते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं। उम्मीद आपको आइडिया ये समझ आ रहा होगा। बस यही इसमें कन्फ्यूजन भी है कि हम अक्सर क्वांटिटी को यूनिट और यूनिट को क्वांटिटी के साथ रिप्लेस कर देते हैं जब हम जल्दी में एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको क्लियर होगी बात कि ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं, वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हैं। प्लेन एंगल मीन 2 डायमेंशन में और सॉलिड एंगल जो 3D में बनता है। अब हमें पता है कि जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की 2 टाइप्स होंगी। यानी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी की यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप रेडियन है जिसकी सिंबल RAD है, और एक स्टीरेडियन है जिसकी सिंबल SR है। हमारी बुक्स में उसने रेडियन जब लिखा है तो उसने इसका R कैपिटल लिखा हुआ है, वो मिस प्रिंटिंग है। असल में रेडियन यूनिट है। और अभी हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनके कंप्लीट नेम जब लिखे जाते हैं तो सारे लेटर्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो इनकी सिंबल भी स्मॉल लेटर में है, कंप्लीट नेम भी स्मॉल है, क्योंकि इनमें से कोई भी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। इस वजह से सिंबल का भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल नहीं लिखेंगे। तो ये बच्चे अब आपको क्लियर हो गया कि अब आप कभी भी यूनिट और क्वांटिटी को आपस में इंटरचेंज नहीं करेंगे। अब बारी बारी हम इनको सीखते हैं आगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि रेडियन क्या चीज़ है ना। रेडियन के बारे में मैंने पहली बात जो लिखी है, ये SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है।
अगर आपसे पूछते हैं ना एस आई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, तो एस आई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल बच्चे रेडियन होती है। डिग्री जो एंगल की यूनिट है वो इसकी एस आई यूनिट काउंट नहीं होती। ये बात क्लियर याद रखनी है कि एंगल की एस आई यूनिट जो है वो कौन सी है, रेडियन है। डिग्री एंगल की एस आई यूनिट नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि हम रेडियन को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। क्योंकि ये 2 डायमेंशन में एंगल बनता है, इसलिए इसको डिफ़ाइन करने के लिए मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया है। उस सर्कल का रेडियस आर है और उसमें बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करके गई है, और बॉडी ने जो कर्व डिस्टेंस कवर किया है जिसे हम एस कह रहे हैं, एस मीन आर्क लेंथ। इसको कुछ लोग स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप स्मॉल एल भी कह सकते हैं, एस भी कह सकते हैं। तो जब बॉडी ए पॉइंट से बी पर गया है तो इस सर्कल के सेंटर में जो एंगल बना है वो थीटा एंगल है। अब वो आपको ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर एंगल 1 रेडियन कब होगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा एक्सक्यूज़ कि एंगल 1 रेडियन कब बनेगा। तो उसकी कंडीशन बची ये होती है कि जब आर्क लेंथ जो है और रेडियस ऑफ सर्कल, यानी ये वाली चीज़ अगर इसके इक्वल हो जाए, यानी व्हेन आर्क लेंथ बिकम इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, जब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी, उस वक्त सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा वो कितने रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर हो और आर्क लेंथ जैसे ही 5 सेंटीमीटर कंप्लीट होगी, उस वक्त जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। तो इसका एमसीक्यू ये आएगा कि 1 रेडियन के लिए करेक्ट फॉर्म कौन सी है। तब चूज़ करेंगे एस इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, और एस यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। तो ये आपको आइडिया हो गया कि 1 रेडियन एंगल कब होगा, व्हेन एस बिकम इक्वल टू आर, या एस की सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल एल भी यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत सिंपल सा एक्सक्यूज मैंने आपके लिए लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। यानी सर्कल की बात हो रही है कि सर्कल के एक कंप्लीट रोटेशन में के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप लोगों को बच्चे सबको याद है कि कंप्लीट सर्कल में जो रेडियन बनते हैं वो कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं, और डिग्री भी हमें याद है कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो ए भी ठीक लग रहा है, बी सी भी ठीक है। कुछ बच्चे बी ऑप्शन से लेस फेमिलियर होते हैं, इसलिए यूजली वो बी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते। ज़रा देखिए बच्चे, इस फार्मूला में अगर इस पाई की जगह पर मैं 3.14 पुट कर दूं, यानी 2 पाई रेडियन तो हमें याद होता है, 360 डिग्री भी याद है, इसकी बात समझाने लगा हूँ। पाई को अगर हम यहाँ पर 3.14 पुट कर सकते हैं, अगर इस फार्मूले में पाई को 3.14 पुट करूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाइड करूँ तो 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, 28 रेडियन हो जाएगा। इस बात का मतलब ये हुआ, अगर आ जाए ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, तो एक कंप्लीट रोटेशन में बच्चे 2 पाई रेडियन भी हम कह सकते हैं, इसको 360 डिग्री भी कह सकते हैं, और इसी को 6.28 रेडियन भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा फिर डेल्टा ऑप्शन होगा। यानी ये तीनों फॉर्म्स उसकी करेक्ट हैं। इनमें से सबसे जो लीस्ट कॉमन फॉर्म है वो 6.28 रेडियन वाली है। वो भी अब आपको बात क्लियर हो गई है कि कंप्लीट सर्कल में 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 6.28 रेडियन भी लिख सकते हैं। जस्ट हम लोग उसमें से किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, पाई की वैल्यू को पुट करेंगे। अब 1 कंप्लीट रोटेशन के कुछ और भी एमसीक्यूज देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। तो मैंने लिखा है फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि 1 कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होते हैं, 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। इसकी ज़रा अरेंजमेंट देखें, मैंने 1 रेडियन को तो इसी साइड पर रहने दिया है, ये 2 पाई उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आकर डिवाइड हो गया। अब अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो 2 को 360 से कैंसिल करेंगे तो 180 रह जाएगा। तो यहाँ से जो 1 रेडियन बनेगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री ओवर पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आपसे ये एमसीक्यूज आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 1 रेडियन। तो 1 रेडियन के लिए करेक्ट क्या बनेगा, 180 डिग्री ओवर पाई हो जाएगा। अब वो कहता है कि एक तो ये एमसीक्यू ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अगर इस फार्मूला में हम पाई की वैल्यू पुट कर दें, और पाई की वैल्यू आपको पता है हम कितनी यूज़ करते हैं, 3.14 यूज़ करते हैं। अगर हम पाई को 3.14 पुट करें और 180 को 3.14 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो ये दोनों आखिरी आप लोगों ने लाइन एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है कि 1 रेडियन को 180 डिग्री ओवर पाई भी कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। लेकिन इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 1 रेडियन 57.3 डिग्री भी होगा। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। दोबारा बच्चों मैंने वही चीज़ लिखी, 2 पाई रेडियन को 360 डिग्री की इक्वल लिखा है। अब वहाँ पर मैंने रेडियन को सब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पर मैं डिग्री को सब्जेक्ट बनाऊँगा। तो 360 डिग्री है, इसमें 1 डिग्री को मैंने इसी साइड पर रहने दिए,
360 नंबर जाकर दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगेन 2 को 360 से कैंसिल करेंगे तो नीचे बचे 180 आ जाएगा, और 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन की इक्वल हो जाएगा। अगेन वही बात कि यहाँ पर अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा 0.0174 रेडियन। ये दोनों एमसीक्यूज़ भी आप लोगों ने याद रखने हैं। तो ये डिफरेंट रिलेशनशिप अगर आपको जस्ट ये माइंड में हो कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री की इक्वल होता है, तो ये डिफरेंट चारों एमसीक्यूज़ जो हैं हम लोग इन्हीं रिलेशन से आगे ड्राइव कर सकते हैं। ये जो बच्चे अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा देखा हुआ है S इक्वल टू आर थीटा, इस फार्मूले में S आर्क लेंथ है, R हमें पता है सर्कल का रेडियस है, लेकिन थीटा इसमें याद रखना है कि ये जो थीटा एंगल है वो हम डिग्री में यूज़ नहीं करेंगे। इस फार्मूला में जो एंगल आप लोगों ने लेना होता है वो हमेशा रेडियन में लेना है। अगर हम डिग्री से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके लिए भी मैंने आपके लिए बोर्ड पे एक एमसीक्यूज़ लिखा है, उसी एमसीक्यूज़ की मदद से इस फार्मूले को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब गौर करें, इसमें लिखा है बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, यानी बॉडी जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस 1 मीटर है। कैलकुलेट आर्क लेंथ, आर्क लेंथ आप बच्चों सबको पता है किसको बोलते हैं, एस को कहते हैं ना। तो आपसे कह रहे हैं आर्क लेंथ यानी एस कैलकुलेट करें। इफ़ इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो आपको थीटा गिवन है। तो देखें आपको एस आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, आपको क्वेश्चन में रेडियस भी गिवन है, एस फाइंड आउट करना है और थीटा भी गिवन है। तो हमें पता है कि इन तीनों को जो लिंक करता है फार्मूला वो एस इक्वल टू आर थीटा होता है। आर की जगह पर तो आप लोगों ने एज इट इज़ 1 मीटर पुट कर दिए, लेकिन मसला बच्चे ये है कि थीटा जो है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। और ये जो एस इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है इसमें थीटा किस में यूज़ करना है, रेडियन में यूज़ करना है। तो डिग्री वाला आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ नहीं करना। तो देखिए मैंने आपके लिए स्केल पूरी लिखी है कि पाई रेडियन किसकी इक्वल होता है 180 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन 90 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 4 45 और पाई बाय 6 30 डिग्री को कहते हैं। तो स्केल की मदद से आप जो मोस्ट कॉमन वैल्यूज़ ऑफ एंगल हैं उनको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बच्चे कितनी डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यहाँ से देखें कितना बनता है, पाई बाय 2 रेडियन होगा। तो इस थीटा की जगह पर अब आप लोगों ने 90 नहीं लिख देना। देखें अगर कोई बच्चा रॉन्ग लिखता है वो इसको आर को 1 मीटर लिखे, थीटा को 90 लिख दे, तो उसका आंसर तो अल्फा ऑप्शन बन जाएगा 90 मीटर हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस फार्मूले में थीटा अगेन वही बात है कि डिग्री में यूज़ नहीं हो सकता। तो 90 के बजाय आप लोग यहाँ से देख के पाई बाय 2 लिखोगे, तो इसका आंसर जो बनेगा वो पाई बाय 2 मीटर होगा। 90 मीटर हम इसका ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर और गलती कर जाते हैं, उनको लगता है ये पाई बाय 2 रेडियन है ना, तो यहाँ पर फिर ऑप्शन पाई बाय 2 रेडियन चूज़ कर लेते हैं। देखिए ना वो आपसे पूछ क्या रहा है, एस पूछ रहा है, एस आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ को यहाँ पर हम मीटर में सिस्टम इंटरनेशनल में मेजर कर रहे हैं, हम आर्क लेंथ को रेडियन में मेजर नहीं करते। तो एक तो ये गलती होती है अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट ना करे। समटाइम जल्दी में यूनिट्स की वजह से भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। तो ये दोनों बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। एक छोटी सी चीज़ और देखें बच्चे, पाई जिसकी वैल्यू की भी हम बात कर रहे थे और बार बार हम लिख रहे हैं कि पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज़ कर रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल में। पाई को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये रेशियो होती है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की। सर्कमफेरेंस क्या होता है, किसी भी जो कोई भी सर्कल है ना, जिस तरह ये नज़र आ रहा है, इस सर्कल की कंप्लीट लेंथ को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। यानी किसी भी सर्कल की जो कंप्लीट लेंथ होती है उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो पाई रेशियो होती है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की, सर्कल के किस चीज़ के साथ, डायमीटर के साथ। तो अगर हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की इसके डायमीटर के साथ रेशियो ले लें तो इस चीज़ को हम पाई बोलते हैं। तो पाई की डेफिनेशन आप लोगों ने माइंड में रखनी है। कभी ये फार्मूला एमसीक्यूज़ में लिखा हुआ आ जाए तो आपको करेक्ट फार्मूले का आइडिया होना चाहिए। एक और बात देखिए ना, सर्कमफेरेंस भी लेंथ होती है, डायमीटर भी लेंथ है। तो पाई जो है वो बेसिकली 2 डिफरेंट लेंथ की रेशियो है। अगर ये 2 डिफरेंट लेंथ की रेशियो है तो सपोज करें ये वाली लेंथ अगर मीटर में है तो ये लेंथ भी किस में होगी, मीटर में होगी। तो मीटर मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना है जो पाई होता है इसकी नो यूनिट एंड डायमेंशन, नो यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये बच्चे आप लोगों ने पाई के बारे में याद रखना है कि पाई जो है उसकी ना तो कोई यूनिट होती है और ना ही पाई की कोई डायमेंशन होती है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि स्टीरेडियन क्या होता है। स्टीरेडियन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है ये यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल है। ये तो हमें पता है ये सप्लीमेंट्री यूनिट है
और आप ये कह सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल है, SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में बनता है, यानी 3 डायमेंशन में बनता है। प्लेन एंगल भी जो है वो बेसिकली 2 डायमेंशन में बनता है, लेकिन सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशन में बनता है। और रेडियन जिसकी सिंबल SR है, ये SI यूनिट है किस एंगल की? सॉलिड एंगल की। अब इस रेडियन को डिफाइन करने के लिए आप लोगों ने एक स्फेयर एज्यूम की है, एक सॉलिड स्फेयर आप लोगों ने लिए और इस सॉलिड स्फेयर का रेडियस R है। इस सॉलिड स्फेयर का आप लोगों ने एक स्मॉल पार्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ कोन आप लोगों ने सेपरेट कर लिया, यानी कि इसका एक स्मॉल पार्ट है जो कोन की फॉर्म में है। अब आप लोगों ने इसको सेपरेट कर लिया। अब आप माइंड में इमेजिन करें फॉर अ मोमेंट कि आप एक कोन को विजुलाइज कर रहे हैं। देखें जो कोन होगी आपके पास, अगर सॉलिड कोन है तो सॉलिड कोन की क्या ये 2 साइड्स होंगी? आप इमेजिन करेंगे तो आपको सही बात क्लियर हो गया। माइंड में कोन लेकर आए, सॉलिड कोन है तो क्या उसकी ये 2 साइड्स होंगी जिस तरह सर्कल की होती हैं? ये इसकी आउटर सरफेस भी होगी और इनर सरफेस भी होगी। तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं कि जो कोन होगी उसकी ये 2 साइड्स खाली नहीं होगी, बल्कि उसकी इनर सरफेस भी होगी और उसकी कौन सी होगी? आउटर सरफेस भी होगी। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके अंदर ऑल साइड के साथ बनेगा, यानी जो सर्कल जो 2 डायमेंशन में होता है उस सर्कल की बच्चों सिर्फ ये 2 साइड्स होती हैं, ये 2 साइड्स होती हैं, उसकी आउटर और इनर सरफेस एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वो 2 डायमेंशन में है। ये 3 डायमेंशन में है तो इसकी आउटर सरफेस भी एग्जिस्ट करेगी और इनर भी एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसा एंगल जो होता है वो फिर रेडियन में हम लोग मेजर नहीं करते, ऐसे एंगल को हम बच्चे मेजर करते हैं किस में? स्टीरेडियन में मेजर करते हैं। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि ये वाला जो एंगल है वो 2D में नहीं है बल्कि ऑल साइड के साथ बन रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो किस में? 3 डायमेंशन में है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो स्फेयर है उसका ये जो स्मॉल पार्ट आपको नज़र आ रहा है उसका रेडियस R है, और वो जो कोन है उसका आप लोगों ने एक छोटा सा एरिया भी लिया हुआ है, उस एरिया को हम A से डिनोट कर रहे हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब वो कहते हैं कि हम 1 स्टीरेडियन को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। उसके लिए देखें कि 1 स्टीरेडियन के लिए मैंने फार्मूला लिखा है कि व्हेन एरिया ऑफ सेक्टर बिकम इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर जो ये वाला जो है वो इक्वल टू हो जाए स्क्वायर ऑफ रेडियस के, तो देन जो एंगल बनेंगे उस स्फेयर के सेंटर में वो इक्वल टू होगा 1 स्टीरेडियन के। अब अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर हम यहाँ पर इसको यूँ क्यों नहीं लिख सकते, यानी A इक्वल टू R हम क्यों नहीं लिख सकते। देखिए बच्चे ये रूल तो आप सबको याद है कि फिजिक्स में वो वाली इक्वेशन करेक्ट काउंट होती है जिसकी दोनों साइड्स की यूनिट्स और डायमेंशन आपस में इक्वल हों। अगर कोई बच्चा कहता है हम A इक्वल टू R क्यों नहीं लिख सकते, वो इस तरह सोचते हैं ना, जिस तरह रेडियन को जब डिफाइन करते हैं तो S इक्वल टू R होता है, वो कहते हैं कि इसको हम A इक्वल टू R क्यों नहीं लिख देते ना। तो इस बात को आप ज़रा यूँ समझो, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, रेडियस की मीटर है, और बेसिक रूल फिजिक्स में क्या है, इक्वेशन उस वक्त करेक्ट होगी जब दोनों साइड्स की यूनिट्स क्या होंगी? सेम होंगी। तो क्या इसकी दोनों साइड्स की यूनिट सेम आ रही हैं? सेम तो नहीं आ रही, इधर मीटर स्क्वायर है और इधर मीटर है, तो इधर भी आपको मीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम R का क्या लेते हैं? स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस बात को आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 1 स्टीरेडियन की कंडीशन आप एमसीक्यूज में ऑप्शन में क्या चूज़ करेंगे कि व्हेन एरिया ऑफ सेक्टर बिकम इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। या आप ये भी कर सकते हैं, अगर हम दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट A इक्वल टू R, तो नीचे वाला ऑप्शन भी इसका करेक्ट काउंट होगा। अक्सर जल्दी में सिर्फ बच्चे ये A ऑप्शन चूज़ करते हैं, A भी ठीक है और B ऑप्शन भी ठीक है, सिर्फ इसमें आप लोगों ने दोनों साइड पे क्या लिया है? अंडर रूट इसका शो किया हुआ है। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, आप लोगों ने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। अब बच्चे जिस तरह अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि S इज़ इक्वल टू R थीटा होता है, और उसमें मैंने आपको बताया था थीटा मस्ट बी टेकन इन रेडियन। इसी तरह यहाँ पर जब फार्मूले में S को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एरिया से। R की बजाय यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? R स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं इस इक्वेशन में, और थीटा की जगह उसी तरह थीटा आ जाएगा। तो इसी फार्मूले को देख के हम ये फार्मूला लिख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि इसमें थीटा किस में? रेडियन में है, और A इक्वल टू R स्क्वायर थीटा में जो थीटा है वो किस में होगा? स्टीरेडियन में होगा। इसमें बच्चे आपके एंगल आ रहे होते हैं, थीटा कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? A बाई क्या होगा? R स्क्वायर होगा। तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको हमारी बुकलेट में से मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी तरह के गिवन होंगे, आपको एरिया गिवन होगा और स्फेयर का रेडियस गिवन होगा,
तो इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट करके जब सॉल्व करोगे तो आपका एंगल जो कैलकुलेट होगा वो किस में कैलकुलेट होगा, स्टीरेडियन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, वन कंप्लीट स्फीयर में, जिसे हम कहते हैं ना वन कंप्लीट सर्कल में रेडियन 2 पाई होते हैं, लेकिन अगर कहते हैं ना वन कंप्लीट स्फीयर में स्टीरेडियन कितने होंगे, तो वन कंप्लीट स्फीयर में 4 पाई स्टीरेडियन होते हैं। और बच्चों भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इस फार्मूला में इस पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 3.14 लिख सकते हैं। तो 3.14 लिख के इसको सॉल्व करें तो 12.56 स्टीरेडियन बन जाएगा। तो हमारे 2 एमसीक्यूज हो गए कि वन कंप्लीट स्फीयर में 4 पाई स्टीरेडियन भी होते हैं और वन कंप्लीट स्फीयर में 12.56 स्टीरेडियन भी होते हैं। नीचे बच्चे मैंने चारों क्वाड्रेंट्स बनाए हैं। ये मैंने जो लिखा है वो रेडियन के लिए है, ये सारी नंबरिंग रेडियन में हुई है, और ये वाली जो बच्चों नंबरिंग है वो आपके लिए स्टीरेडियन में मैंने लिखी है। ज़रा देखिए इसको, 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई रेडियंस हैं। कंप्लीट स्फीयर में टोटल कितने रेडियन है, 2 पाई, लेकिन अगर स्टीरेडियन देखें तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और टोटल स्टीरेडियन कितने बने, 4 पाई बने। अब इनके एमसीक्यूज क्या आएंगे, एमसीक्यूज बच्चे यूँ आएंगे, वो आपसे पूछेगा आफ्टर क्वार्टर रोटेशन, यानी क्वार्टर रोटेशन में, ये क्वार्टर रोटेशन पूरा हो गया, क्वार्टर रोटेशन में बताएं स्टीरेडियन कितने होते हैं, तो पाई ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसी तरह क्वार्टर रोटेशन में अगर आपसे रेडियन पूछेगा तो पाई/2 होंगे। इसी तरह अगर आपसे पूछता है कि हाफ रोटेशन में रेडियन कितने होंगे, तो हाफ रोटेशन में अगर रेडियन पूछता है तो कितने रेडियन होंगे, पाई रेडियन होंगे। और अगर हाफ रोटेशन में स्टीरेडियन पूछता है तो कितने होंगे, 2 पाई होंगे। तो जिस तरह मैंने आपको कंप्लीट के बताए हैं, इसी तरह आप हाफ रोटेशन, क्वार्टर रोटेशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और बहुत फेमस एमसीक्यूज इसका देखते हैं, वो बच्चों रेशो का एमसीक्यूज है। हमसे वो ये कहता है कि रेडियन ओवर स्टीरेडियन की रेशो बताओ, यानी रेशो कैलकुलेट करने को कहता है। और डिफरेंट एमसीक्यूज रेशो के आ सकते हैं। डिफरेंट एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं, मसलन वो ये कहता है कि रेडियन ओवर स्टीरेडियन की रेशो बताओ आफ्टर क्वार्टर रोटेशन, या आपसे कहते हैं इन दोनों की रेशो बताओ आफ्टर हाफ रोटेशन, या इन दो की रेशो बताओ कंप्लीट रोटेशन, और एनी रोटेशन मैंने नीचे लिखी है। किसी भी रोटेशन पे इन दो की रेशो पूछ सकता है आप लोगों से। मैं बच्चे आपको सिंपल सा रूल बता देता हूँ, वो क्वार्टर रोटेशन पे रेशो पूछे, हाफ रोटेशन पूछे, या जितने मर्जी रोटेशन के बाद रेडियन ओवर स्टीरेडियन की रेशो पूछे, तो उसका आंसर हमेशा 1/2 ही रहेगा, यानी ये वाला आंसर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या अगर स्टीरेडियन ओवर रेडियन की पूछता है तो उसकी रेशो जो बन जाएगी वो 2:1 हो जाएगी, और ये आंसर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियन ओवर स्टीरेडियन की रेशो जो है वो हाफ रोटेशन, क्वार्टर रोटेशन या सब रोटेशन पे सेम होगी और 1/2 होगी। लेकिन अगर वो बच्चों याद रखना है स्टीरेडियन ओवर रेडियन पूछता है तो 2:1 होगा। मैं चेक भी हम कर लेते हैं कि कैसे ये 1/2 चले कैसे आ गया। मैं आपको समझाने के लिए इसको क्वार्टर रोटेशन पे समझा देता हूँ, बहुत आसान सी बात। अब जल्दी से इसको देखें। देखिए अगर हम क्वार्टर रोटेशन पे सॉल्व करें, रेडियन ओवर स्टीरेडियन, ऊपर रेडियन लिखा हुआ है, तो क्वार्टर रोटेशन में मुझे बताओ रेडियन कितने होंगे, पाई/2 रेडियन है, पाई/2 लिख दिया मैंने। अब क्वार्टर रोटेशन में नीचे स्टीरेडियन लिखने, वो पाई हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला पाई से कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो अब आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे इसकी दोबारा से। आप जिस मर्जी रोटेशन पे कैलकुलेट करोगे, आप देखिएगा हमेशा रेडियन ओवर स्टीरेडियन का आंसर 1:2 ही हर केस में रहेगा। अब बच्चों हम दो छोटी छोटी चीज़ें जल्दी से रिवाइज करते हैं, जो कि हमारी पंजाब की टेक्स्ट बुक की लाइन भी हैं और हमारी KPK की बुक में भी आप लोगों ने ये लाइन्स पढ़ी हुई हैं। इनको जल्दी से रिवाइज करते हैं। एक एमसीक्यू होता है स्टेप्स टू मेजर अ बेस क्वांटिटी, यानी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के कितने स्टेप्स होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ स्टेप्स पूछता है तो आप लोगों ने ऑप्शन में 2 चूज़ करना है, यानी किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के 2 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने, अगर नंबर पूछता है तो 2 ऑप्शन होगा, लेकिन अगर नीचे स्टेप लिखे हुए आ गए हैं तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड होता है, हम कोई स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं। और दूसरा स्टेप आप लोगों ने वर्ड जो चूज़ करना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर टू मेजर इट, यानी किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमको स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे, और दूसरा आप लोग क्या करेंगे, कोई प्रोसीजर ऐसा डेवलप करेंगे जिससे हम उस बेस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड चूज़ करने की बात की है,
तो आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है कि अगर वो स्टैंडर्ड आइडियल स्टैंडर्ड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन स्टैंडर्ड तो हम चूज़ करेंगे, तो आइडियल स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। पहली आइडियल स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी होती है कि वो एसेसिबल होना चाहिए, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कौन सा इनवेरिएबल हो। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। अगर आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड कौन सी हैं, तो अब ऑप्शन में 2 आपके ऑप्शन बनेंगे एसेसिबल एंड इनवेरिएबल, यानी बोथ ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारी बुक की है, बुक में लिखा है कि व्हेन वी मेजर ए बेस क्वांटिटी, व्हेन वी मेजर ए बेस क्वांटिटी वी ऑब्टेन, तो कहता है कि जब आप बेस क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो आपको क्या चीज़ ऑब्टेन होती है। तो आप लोगों ने बच्चे बोथ ऑप्शन चूज़ करना है, एक नंबर एंड क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे, यूनिट। तो ये हमारी बुक की लाइन है कि व्हेन वी मेजर अ बेस क्वांटिटी वी ऑब्टेन्ड, तो आप ऑप्शन में चूज़ करेंगे नंबर, और साथ में क्या चूज़ करना है, यूनिट आप लोगों ने चूज़ करना है। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज़।